Good morning and join all the students of class 11. Today we will learn about the remaining part of enthalpy. So one topic was left and we will study that thing today. Enthalpy of phase transition. Enthalpy of phase transition. जैसा कि वर्ड आपको दिखा रहा है कि कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके कई फेजेस होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि फास्फोरस के 3 फेज होते हैं। फास्फोरस एक्सिस्ट इन 3 फेजेस। फास्फोरस 3 फेज में होता है, आप इसको जानते हो। पहला होता है व्हाइट फास्फोरस और दूसरा होता है आपका रेड फास्फोरस और तीसरा होता है आपको ब्लैक फास्फोरस। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि फास्फोरस के 3 फेजेस होते हैं। सल्फर के भी इसी तरह से फेज होते हैं, रोम्बिक होता है और फिर आपको मोनोक्लिनिक होता है। तो फेज ट्रांजिशन में जो एनर्जी चेंज होता है, जो एंथैल्पी चेंज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। द एंथैल्पी चेंज in changing the phase of a substance, the phase of the element, the enthalpy change in changing the phase of 1 mole of element is called enthalpy of phase transition. इसमें हमने लगभग सभी प्रकार के एंथैल्पीज को पढ़ लिया, जितने प्रकार की एंथैल्पी होती है। ये आखिरी एंथैल्पी आपको पढ़ना है, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो जैसा कि आपको मालूम है या फिर हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे वहां ये चीज हमको पढ़ना है कि व्हाइट फास्फोरस जब आप इसको चेंज करेंगे किसमें? रेड फास्फोरस तो यहां एंथैल्पी चेंज मिलती है डेल्टा एच। ये डेल्टा एच हमेशा निगेटिव हो और ये बात दिमाग के गहरे में बैठ जाना चाहिए कि डेल्टा एच के निगेटिव एंड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो इसमें जब हम लोग व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में चेंज करते हैं तो इनर्ट एटमॉस्फेयर में व्हाइट फास्फोरस को गर्म किया जाता है, उसको हीट दी जाती है। तो एक निश्चित हीट पाने के बाद व्हाइट फास्फोरस क्या करता है? रेड फास्फोरस में कन्वर्ट कर जाता है। तो यहां जो हीट आपने सप्लाई किया उस हीट की वैल्यू को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फेज ट्रांजिशन ऑफ फास्फोरस। ये आपका एंथैल्पी चेंज है। अब हमने बताया कि एंथैल्पी चेंज किस पर काम करेगा? तो 1 मोल सब्सटेंस पे काम करता है। तो एंथैल्पी चेंज की जो यूनिट बनेगी तो क्या हो? जूल पर मोल। यहां जो यूनिट आती है, यूनिट ऑफ एंथैल्पी चेंज की जो यूनिट आएगी, ये जैसा इसका डेफिनेशन है उसके हिसाब से जूल पर मोल ये आएगा आपका एंथैल्पी चेंज की यूनिट। और लगभग सभी जगहों पर एंथैल्पी चेंज की यूनिट यही होती है, सेम होती है। अब हमने एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन को पढ़ लिया। इस पर न्यूमेरिकल्स बनाने होते हैं, केमिकल कैलकुलेशंस करने होते हैं।
तो आज शाम को मैं वीडियो बनाकर इसके न्यूमेरिकल का वीडियो बनाकर आपके ग्रुप में डालूंगा, आप उसको देख लीजिए। फिलहाल बोर्ड का काफी फायदा उठाते हुए हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन को ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो घर में बन सकता है, उसमें बहुत मेहनत नहीं है, कॉपी पे लिख के सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन को पढ़ाना मुश्किल होता है। तो एंथैल्पी के क्रम में हम लोग यहाँ एक नियम यहाँ चलता है, लॉ चलता है, उस लॉ को देखते हैं। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट सुमेशन। इसे आप देखिए कि हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट सुमेशन जो है वो क्या कहता है। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन, कांस्टेंट हीट सुमेशन। ये इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके लिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन के रास्ते ही वो सॉल्व होता है आखिरी रूप से। तो यहां हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन को या तो आप एक स्टेप में पूरा कीजिए, 2 स्टेप में पूरा कीजिए, 3 स्टेप में पूरा कीजिए या 4 स्टेप में पूरा कीजिए, जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो फिर से जान दीजिए हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन क्या है। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन को अगर आप 1 स्टेप में लाते हैं, 2 स्टेप में कैरी आउट करते हैं, 3 स्टेप में कैरी आउट करते हैं, तो जो एंथैल्पी चेंज उस रिएक्शन का है वो टोटल एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बदल नहीं सकती, वो बराबर होगी। तो इसी चीज को हम लोग हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन कहते हैं। अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, whether a reaction occurs in one state, whether a reaction occurs in one state or in several steps or in several steps। अब several steps जो ये वर्ड है इसमें आपका 2 स्टेप का रिएक्शन भी हो सकता है, 3 स्टेप का भी हो सकता है। तो सेवरल का मतलब एक से ज्यादा। तो सेवरल स्टेप्स, द टोटल एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये जो टोटल एंथैल्पी चेंज है ये हमेशा क्या कांस्टेंट हो। अब इस बात को हम लोग बहुत छोटे से रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने C+ ऑक्सीजन इसका रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन की मात्रा हमने यहाँ कम रखी, अमाउंट यहाँ ऑक्सीजन का कम किया, तो कार्बन की मात्रा बढ़ गई, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा घट गई। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ट्वाइस CO मिलेगा, ये आपको मिल रहा है इस जगह। अब ये जो ट्वाइस को अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ आप हाफ O2 लगा दें तो 1 मोल CO मिल गया आपको। यहाँ जो डेल्टा H की वैल्यू है, यहाँ जो आपको डेल्टा H मिल रहा है, मान लिया हमने इसको डेल्टा H1 कहा। अब इसके बाद CO प्लस हाफ O2, इस रिएक्शन को आगे ले आते हैं तो ये बन जाता है CO2। हम मानते हैं कि यहाँ जो एंथैल्पी चेंज इस स्टेप में था वो डेल्टा H2 था। अब इस रिएक्शन को, इसमें 2 स्टेप में हमने रिएक्शन को कैरी आउट किया, 2 स्टेप रिएक्शन हमने दिखाया। ये रिएक्शन 1 स्टेप में भी आ सकता है, तो 1 स्टेप में इस रिएक्शन को अगर हम लिखे 1 स्टेप रिएक्शन, ये रिएक्शन 1 स्टेप में भी लिखा जा सकता है। जैसे आपने C+O2 किया, ये डायरेक्ट CO2 यहां बन गया। अब सपोज कीजिए कि यहां एंथैल्पी चेंज आपका डेल्टा H होता है, तो कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन जो हेस ने दिया, उसके कहने का आशय जो है, उसका जिस्ट जो है, परपट जो है उसके कहने का, वो ये है कि ये H की वैल्यू जो है वो H1 प्लस H2 से निकल जाएगी, ये इसके कहने का मतलब है। तो एग्जाम्पल के रास्ते हमने समझा कि ये कहना क्या चाहता है
कि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या 2 स्टेप में हो या 3 स्टेप में हो, वो कितने भी स्टेप में जा सकती है, लेकिन उसमें जो कंप्लीट हीट चेंज की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसा कि हमने दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन 1 स्टेप में हो सकता है, तो 1 स्टेप में जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ जो हीट चेंज है, एंथैल्पी चेंज है, अगर ये डेल्टा एच है और कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण में एंथैल्पी चेंज अगर H1 है, डेल्टा H1 है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का अगर एंथैल्पी चेंज H2 है, तो इस डेल्टा H की वैल्यू कैसे निकलेगी? डेल्टा H इक्वल टू H1 प्लस H2। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन कहता है। और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आप देखेंगे केमिस्ट्री में मिलेगा जिसमें रिएक्शन को आप 1 स्टेप में भी ले सकते हैं और 2 से 3 स्टेप पे भी ले सकते हैं। तो इसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। किताब से आप क्वेश्चन बनाएंगे, प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आप मुझ तक पहुंचाइए, मैं भरसक प्रयास करूंगा सॉल्व करने का, क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, तो अधिकांश परेशानी मेरे साथ भी है। लेकिन एनीवे मैं ट्राई करूंगा कि अपने आप को एज अ टीचर आपके बीच में जस्टिफाई कर पाऊं। अब हियर्स द कांस्टेंट हीट सुमेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट साइकिल है जो हमको पढ़ना है, और वो साइकिल है बॉर्न-हैबर साइकिल। इसको ध्यान रखिएगा, ये साइकिल है आपका बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल ये इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसको हमें समझना है। बॉर्न-हैबर साइकिल कहां लगाते हैं, किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स पर ये लगेगा, मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं केमिकल स्पीशीज पर ये लगेगा। तो इसमें कंपाउंड जो कंसिडर किए जाते हैं वो कंपाउंड ऑलवेज आयनिक होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि हम कंपाउंड कंसिडरेशन में मॉलिक्यूलर कंपाउंड पर ये लगा दें तो वहां ये फेल हो जाएगा। तो इसकी शर्त क्या है? द कंपाउंड मस्ट बी आयनिक, द कंपाउंड must be electrovalent, must be electrovalent, electrovalent ये आवश्यकता है, कंपाउंड का इलेक्ट्रोवालेंट होना शर्त है, नहीं तो बॉर्न-हैबर साइकिल आपका काम नहीं करता। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि सोडियम रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करने जा रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस साइकिल को मैं एग्जांपल के साथ ही आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। केमिस्ट्री के जो डेफिनेशंस हैं वो इसमें यूज होंगे। देखिए, जैसे सोडियम है, तो सोडियम और क्लोरीन अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको सीधा मालूम है कि ये सोडियम क्या करेगा, पहले तो ये आपका सोडियम गैसेस स्टेट में जाएगा, ये सॉलिड है। अब यहां की केमिस्ट्री समझिए, सोडियम मेटल है और मेटल में एटम क्या बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो जब तक वो मेटालिक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक सोडियम लिबरेट नहीं करेगा मेटल से, और जब लिबरेट करता है सोडियम तो क्या बनता है? वो आपका गैसेस फॉर्म में जाता है। और इस गैसेस फॉर्म की क्या आवश्यकता है, इसको हम लोग आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनेशन एंथैल्पी के माध्यम से समझते हैं। उसके डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, उसका डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसियस मेटालिक एटम इज कॉल्ड आयनेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म में, डेफिनेशन में एक टर्म है फ्रॉम द गैसियस स्टेट। तो मेटल जब तक गैसेस स्टेट में नहीं जाएगा तब तक उसके आयनेशन एंथैल्पी की बात नहीं की जा सकती। अब क्यों नहीं की जा सकती, ये आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, काफी दिनों से आप पढ़ रहे हैं, आपको पता भी होगा। इसलिए कि जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में फंसा हुआ है तो आखिरकार वो बाहर कैसे निकले? जब मेटालिक बॉन्ड टूटेगा तब तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब वो बाहर निकल सकता है। तो यहां जो हम लोग देखते हैं सोडियम को तो गैसेस फॉर्म में ले आते हैं, तो यहाँ कौन सा हीट अप्लाई होता है? आप जो हमने पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ एटमेटाइजेशन, ये आपने पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ एटमेटाइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ एटमेटाइजेशन यहाँ काउंट होता है। इसे किताबों में आपको एक और टर्म से मिलेगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन।
ये एक वर्ड और आपको मिलता है इसके जगह पर, हीट ऑफ सब्लिमेशन। और हीट ऑफ सब्लिमेशन एक सही वर्ड है, इसलिए कि सब्लिमेशन में क्या हो, आप सॉलिड को गर्म करते हो तो सीधा गैस मिलता है, तो यहां सोडियम सॉलिड से आप क्या निकालो, गैसियस सोडियम निकालो, इसलिए हीट ऑफ सब्लिमेशन यहां एक जस्टिफाइड टर्म है। अब जब यहां एंथैल्पी ऑफ एटमोटाइजेशन हमने दिया, हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया, मान लिया कि ये टर्म हम एस से शो करते हैं, इतना हीट इसमें लगता है। अब सोडियम जब चेंज करेगा किसमें जाएगा, Na प्लस आयन में बढ़ेगा, तो यहां क्या यूज होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल यूज होगा। एक एनर्जी जो इसमें लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो यहां आ गया। अब हम लोग क्लोरीन के साइड में आते हैं, क्लोरीन को क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए एक डेफिनेशन आपने पढ़ाया कि एटम और मॉलिक्यूल में अंतर क्या है। तो एटम फ्री स्टेट में नहीं होते, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में होता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये जो Cl2 है आपका, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसका टूटना जरूरी है, ये एटम में बदले। तो एटम में बदलने के लिए यहां लोग इसको डिकम्पोज करते हैं, तो यहां डी से इस एनर्जी को शो करते हैं। मान लिया इस मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने में डी एनर्जी लगी है, तो डी एनर्जी के लगने से दो एटम लिबरेट कर रहे हैं, लेकिन हमको किस एक एटम की जरूरत है, क्योंकि सोडियम एक ही एटम से रिएक्शन करेगा, इसलिए जो यहां एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये लॉजिक आपको आना चाहिए कि ये क्यों हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि डिकम्पोज करने पर दो एटम मिलते हैं, तो एक एटम के लिए क्या एनर्जी हो सकती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे डिकम्पोजिशन एनर्जी को, तो यहां से एक एटम की एनर्जी हमको मिल जाएगी। और आप जानते हो यहां आपको क्लोरीन क्या है, ये गैसेस फॉर्म में, यहां एटॉमिक फॉर्म में आ गया, यहां भी गैसेस फॉर्म में, यहां एटॉमिक फॉर्म में आ गया। और मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं कि मेटल क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, अर्थात मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन को होने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, जो यहां आईपी के रूप में मैंने लिखा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, तो उस समय भी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के कारण इससे एनर्जी लिबरेट करेगी, और वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आप जानते हो। तो यहां हम लोग, अब ये आयन क्या होगा, ये Cl एटम जो है Cl माइनस में बदल जाएगा, और यहां जो एनर्जी यूज की जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज की जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की परिभाषा, डेफिनेशन आपको मालूम है कि whenever an electron is introduced into the gaseous atomic non-metal, the energy released is called electron gain enthalpy. अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, अर्थात जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा, उतनी ही आसानी से एनायंस बनते हैं। इसलिए रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा हटके हम चर्चा कर रहे हैं, तो मेटल की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। यहां देखिए, मेटल रिएक्टिविटी टर्म को अगर हम लें, तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल से उल्टा रिलेशन रखता है। जितना कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ही आसानी से केटायन बनते हैं। इसलिए जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। वैसे आपको पता होगा कि ग्रुप नंबर फर्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये एलिमेंट्स जहां है, वो सबसे रिएक्टिव ग्रुप है मेटल का। तो क्यों रिएक्टिव ग्रुप मेटल का है, क्योंकि ग्रुप नंबर फर्स्ट की आईपी क्या है, सबसे कम होती है, तो उसके रिएक्टिव होने का कारण है। अब नॉन मेटल के केस में क्या बात चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और जितनी एनर्जी बाहर जाएगी उतना ही ज्यादा ये रिएक्टिव होंगे। तो इनकी रिएक्टिविटी का एक इक्वेशन हम देते हैं कि नॉन मेटल रिएक्टिविटी, अगर रिएक्टिविटी पर हम क्या कमेंट करें, तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, उतना ही आसानी से एनायंस बनते हैं, उतना ही रिएक्टिव क्या होता है, नॉन मेटल होता है।
तो आप अगर पीरियोडिक वेरिएशन को जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी पीरियड में क्या करती है, कांस्टेंट इंक्रीज करते जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको कहां मिलेगा, ग्रुप नंबर 17 में मिलेगा, जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। और जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है घटती। तो एक ट्रेडिशनल जवाब दिया जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस ग्रुप के पास है, ग्रुप नंबर 17 के पास। इसलिए ग्रुप नंबर 17 के पास सर्वाधिक नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। अब अगर ट्रेडिशन को देखा जाए तो फ्लोरीन को सर्वाधिक नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल होना चाहिए, लेकिन यह है कौन, क्लोरीन। इसलिए कि फ्लोरीन में इंटरआयनिक इंटरेक्शन हाई होता है, बहुत छोटा एटम है, छोटा मॉलिक्यूल है, इसलिए उसमें इंटरआयनिक इंटरेक्शन बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा नहीं निकलती। क्लोरीन में एनर्जी ज्यादा निकलती है, और इसलिए कहा जाए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही सिंपल चीज है, इसे हम लोग कीमो क्यूरियोस कहते हैं। ये जनरल नॉलेज है केमिस्ट्री का, कोई विशेष जानकारी इसके माध्यम से नहीं ले रहा है। अब यहां जो ये आयंस बन चुके हैं, तो आप देखते हैं कि आयंस जब बनते हैं तो ये अपोजिट आयंस हैं। अपोजिट आयन होने के कारण क्या करेंगे, इनमें कूलम्बिक अट्रैक्शन पैदा होगा। कूलम ये कहता है कि अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अब ये जो अट्रैक्शन इनके बीच में होगा, इस अट्रैक्शन के अंतर्गत यहां का बॉन्ड बन जाएगा Na+ और Cl-, ये बनता है। और यहां जो एनर्जी लिबरेट होती है, इस पॉइंट पर जो एनर्जी लिबरेट होती है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी लिबरेट होती है, उसे हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी ये टर्म हमारे समझ में आना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है लैटिस एंथैल्पी। हालांकि सभी टर्म इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लैटिस एंथैल्पी का इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा है, क्योंकि जब आप सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट चेक करते हैं तो वहां जो फॉर्मूला काम करता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये फॉर्मूला काम करता है। यहां देखिए, ये सॉलिबिलिटी के केस में हम जिस फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं, सॉलिबिलिटी डेल्टा Z इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हम देख रहे हैं कि लैटिस एंथैल्पी काफी महत्वपूर्ण बात है, इसे हमें समझना होगा। तो अब यहां जो टोटल एनर्जी यूज हुई है इस रिएक्शन में, तो जो टोटल एनर्जी यूज हुई है क्या है, कंपाउंड फॉर्मेशन की एनर्जी। तो U से अगर हम शो करते हैं यहां, U मानिए कि कंपाउंड फॉर्मेशन एनर्जी, कंपाउंड फॉर्मेशन एनर्जी, कंपाउंड फॉर्मेशन एनर्जी है। तो इस कंपाउंड फॉर्मेशन एनर्जी का कंप्यूटेशन आप कैसे करोगे, तो बहुत सीधा है कि U इज इक्वल टू, अब यहां से आते हैं S प्लस, यहां क्या मिलेगा IP प्लस, अब यहां क्या मिल रही है, लैटिस एंथैल्पी मिल रही है, लैटिस एंथैल्पी मैं LE लिख रहा हूं, इधर आई प्लस D2 प्लस EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस टोटल एनर्जी जब आप जोड़ देंगे तो किसी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के बनने में कितनी एनर्जी यूज हुई है आपको पता चल जाएगा। और इसी मेथड से हम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन एनर्जी निकलते हैं, और इसका आइडिया सबसे पहले बॉन्ड हैबर ने दिया था इस साइक्लिक मेथड में, और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। IIT में भी इससे कई बार सवाल मिलते हैं, और आपके यहाँ जो इंटरनल एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चन अधिकांशतः बनता है। तो इस लैटिस एंथैल्पी के बाद अब हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ते हैं, जो कहा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, ये काफी लंबा था। सेकेंड पार्ट भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन उसमें समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है। अब यहां हम लोग जो सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सेकेंड पार्ट में आता है।
थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। ये पार्ट 2 है, इसमें थोड़ा हटके चीजों को हम पढ़ते हैं। तो यहां जो हमको पढ़ना है, दो बातें यहां पढ़नी है। एक तो स्पॉन्टेनिटी पढ़ना है और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनिटी पढ़ना है। इस पूरे पार्ट में केवल दो ही चीज हमको पढ़नी है, स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी। जैसे पहले हम इस टॉपिक को उठाते हैं, स्पॉन्टेनियस इवेंट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लेते हैं। छोटे एग्जांपल समझते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस प्रोसेस को कहते हैं? जो घटना अपने आप घटित हो रहा है, उसके लिए आपको कुछ ही नहीं करना, खुद ब खुद हो रहा है, ऐसी घटना को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस विच ऑकर्स on its own is called spontaneous process। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से खुद ब खुद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं, ये अपने आप घटित हो रहा है। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि कौन सी घटनाएं हैं जो अपने आप खुदाया करती हैं। तो पहला घटना है कि कूलिंग ऑफ टी इन ए कप, इन अ कप। जब गर्म चाय हम लोग कप में डालते हैं और उसके बाद ओपन में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है। ये आम एक्सपीरियंस है आपका, इसको जानते भी हैं। चाय पीते वक्त आदमी ज्यादा देर तक उसको नहीं छोड़ता है, जल्दी पीता है, इसलिए कि अगर छोड़ दिया जाएगा तो चाय ठंडी हो जाएगी। तो ये स्पॉन्टेनियस। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमने कोई चाय लाके रख दिया ठंडा चाय और अपने से गर्म हो जाए, ये नहीं हो सकता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। जब इंक को हम पानी में डालते हैं, एक बूंद इंक को अगर पानी में आप गिराएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे करके वो डिस्पर्स कर जाएगा पूरा का पूरा पानी में। अब पूरा पानी में इंक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी पानी में इंक पड़ा हुआ और अपने से जाकर के एक ड्रॉप बना दे। ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। लेकिन ये घटना, ये हो नहीं सकता, वो मैं नहीं कह रहा हूं। स्पॉन्टेनिटी उसमें नहीं है, उसके लिए कुछ करना होगा आपको, अपने से नहीं होगा। लेकिन स्प्रेडिंग ऑफ इंक क्या है? वो अपने से होगा। अब जहां इंक गिरा है पानी में, खुद ब खुद फैल जाएगा। इसके बाद हम लोग तीसरी चीज देखते हैं, ड्रॉपिंग। ये ड्रॉपिंग जो है, किसी चीज का गिरना, ये क्या है? या हम इसके स्पेलिंग पर प्रॉब्लम हो रही है, मैं सीधा इसका एक वर्ड में फॉलिंग। जो फॉलिंग है ये ऑटोमेटिक है, इसके लिए कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं यहां से दिखा रहा हूं। जैसे टेस्टेड है, मैंने इस ऊंचाई तक इसको पकड़ा है। अब अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा? ये नीचे जाता। अब एक सवाल बनता है कि नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं चला, नीचे क्यों आ रहा? तो ये नीचे गिरना क्या है? स्पॉन्टेनियस है। ऊपर जाना क्या है? टेढ़ा का, वो नहीं जाए। ऊपर जाने की घटना जो है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप इसमें एनर्जी लगाओगे तभी ये ऊपर जाएगा। जैसे मान लिया कि मैं इसमें एनर्जी लगाता हूं, ये ऊपर चला गया, लेकिन जब तक एनर्जी इसमें थी तब तक तो ऊपर की यात्रा किया। जब एनर्जी खत्म हो गई तो फिर ये नीचे आने लगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे गिरने की घटना है वो स्पॉन्टेनियस, इसको हमको समझना। तो ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने दिए जहां से आप स्पॉन्टेनिटी को समझ सकते हो। और नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट के बारे में एक ही चीज हम कह सकते हैं कि जो अपने से न हो, इसका एंटोनिम है, आप जानते हो, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एंटोनिम वर्ड है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट हम लोग सोचते हैं
नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हो? द प्रोसेस which is started and continued, by the supply of energy, energy is called what? Non-spontaneous process. इसे हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जो घटना अपने से नहीं हो सकती उसके लिए आपको एनर्जी देनी ही होगी। बिना एनर्जी के वो काम नहीं होगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। अब जैसे हम लोग कहते हैं, इसके एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं फर्स्ट हीटिंग ऑफ टी। ठीक है, हीटिंग ऑफ टी इन अ कप। अब कप में अगर चाय रखा हुआ है तो अपने से गर्म कभी नहीं होगा, वो तभी गर्म होगा जब आप उसमें एनर्जी ऐड करेंगे। बिना एनर्जी ऐड किए ये गर्म नहीं हो सकता। इस रूप में हम लोग सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात है राइजिंग एक नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट। अब क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस है? गिरना आसान है लेकिन ऊपर जाना मुश्किल। इसलिए मुश्किल है कि ऊपर जाने में आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी देना पड़ेगा। अब जैसे मैं इस डस्टर को अगर सोचूं कि ऊपर भेजना है, तो इस डस्टर को ऊपर भेजने के लिए मेरे पास क्या उपाय है? बस सिंपली मैं अपने हाथ की एनर्जी इसमें देता हूं, ये ऊपर चला जाता है। जब तक एनर्जी काम कर रहा है तब तक तो ये ऊपर जा रहा है। जहां एनर्जी, हाथ की दी हुई एनर्जी समाप्त होती है, वहीं से नीचे आ जाता है। तो गिरना स्पॉन्टेनियस है, उठना नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप समझ सकते हो कि आप में से बहुत ऐसे लड़के होंगे जो वीडियोज आ रही होगी, उसको देख रहे होंगे, अपने से देख रहे होंगे। कोई कहता है तो आप देखते हैं, ऐसी बात नहीं, आप खुद ब खुद देखते हैं। और बहुत ऐसे लड़के कि कहने के बाद भी नहीं देखते। तो यहां बात क्या है? जो लड़के स्वतः देख रहे हैं वीडियो को, स्वतः पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट है, वो स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट है। और जो दबाव में पढ़ते हैं, एग्जाम है, अब एग्जाम के डर से हम पढ़ने लगे, पिताजी खड़े हैं उनके डर से पढ़ने लगे कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो पीटेंगे हमको। तो इस कंडीशन में जो पढ़ाई होती वो नॉन स्पॉन्टेनियस लर्निंग है। तो लर्निंग भी दो प्रकार की होती है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आप एकेडमिक फील्ड में हो और ये समझाना भी साइंस के रास्ते मेरा ही काम कि स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद पढ़ना चाहता है, वो खुद पढ़ना चाह रहा है, खुद उठना चाह रहा है, वो स्पॉन्टेनियस रीडर है। लेकिन जो मजबूरी में पढ़ता है, किसी के दबाव में एनर्जी देने पर पढ़ रहा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट। और इस दुनिया में जो अचीवमेंट है, जो आईएएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, जो भी बनते हैं, ये सब के सब स्पॉन्टेनियस रीडर्स बनते हैं। मजबूरी में पढ़ने वाले लोग नहीं बनते। तो इसके माध्यम से मेरा एक संदेश भी है कि प्रोसेस लर्निंग नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसमें एनर्जी लगती है और इसलिए हमें परेशानी होती है। लेकिन ना पढ़ना हो तो कोई एनर्जी नहीं लगती, मैं बड़े आराम से खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, कोई समस्या नहीं है। तो यहां जो स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी को हमने डिस्कस किया आपके सामने। तो स्पॉन्टेनिटी क्यों हो रही, स्पॉन्टेनियस इवेंट आखिर होता है, तो इसके होने के पीछे कौन से तत्व जिम्मेवार है, कौन से फैक्टर्स जिम्मेवार है? तो जो फैक्टर्स जिम्मेवार है वो दो ही फैक्टर जिम्मेवार है। नंबर वन फैक्टर क्या? नंबर वन फैक्टर जो है इसमें लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी, एनर्जी होना। तो जब भी एनर्जी होती है प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो एनर्जी खोने के साथ ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनता है। जैसे आप देखिए, मैं इसे एक डेफिनिट ऊंचाई तक लिया हूं, तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो
फॉर्मूला आपको मालूम है mgh के रास्ते, इसका मास है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 रख सकते हो, ऊंचाई जो भी आप रख सकते हो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर बनी हुई है। लेकिन जब आप छोड़ोगे तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटने लगती है। अब चूंकि एनर्जी ड्रॉप कर रहा है, इसलिए प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। नदी बहती तो नदी क्यों बहती है, इसलिए कि वो अपनी एनर्जी लॉस करती है। कैसे लॉस करती है, वो ऊंचाई पर खड़ा है पानी, अब ऊंचाई से जब नीचे आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इसलिए स्पॉन्टेनिटी के लिए जरूरी क्या है कि लॉस इन एनर्जी ये सख्त है। अब लड़कों से जब कहा जाए कि चलिए सब लोग आज हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, सभी लड़के खुश हो जाते हैं। क्यों? रीजन बहुत सामान्य है, क्योंकि जब हम फुटबॉल खेलने जाएंगे, दौड़ेंगे, हमको अच्छा लगेगा, मेरी एनर्जी बाहर जाएगी। बहुत सारे लोग इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि एनर्जी निकलती है और बाद में उनको बड़ा आराम मिलता है, इसलिए भी लोग दौड़ते हैं, शांति मिलती है इसलिए दौड़ते हैं। तो यहां लॉस इन एनर्जी एक शर्त है स्पॉन्टेनिटी का। और आप जानते हो कि जब तक कोई सिस्टम लो एनर्जी पर नहीं जाएगा तब तक कोई स्टेबल नहीं हो सकता। अब यहां स्कूलों का एक उदाहरण लेते हैं कि जब लड़के क्लास में काफी बात करते हैं, नहीं मानते बात को, तो साइंस के इस प्रैक्टिकल को किया जाता है। बहुत सारे स्कूलों में टीचर कर देते हैं इस प्रैक्टिकल। अब जब लड़के हल्ला कर रहे, बात नहीं मान रहे, तो उनको निकाला जाता है बाहर, और बाहर निकाल से कहा जाता है कि अब तुम दौड़ो इस फील्ड में, और दौड़ते रहोगे, रुकोगे नहीं। अब लड़का दौड़ते रहता है, मजबूरी में दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते उसकी एनर्जी पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाती है, फिर क्लास में उसको बैठा दिया जाता है। अब दौड़ के लड़का आया है, क्लास में बैठा दिए, उसे कहिए बात कीजिए, वो बात नहीं करेगा, इसलिए कि एनर्जी ही नहीं है उसके अंदर की बात करे, वो शांत हो ही जाएगा। तो ये चीज जो है, अभी कई स्कूलों में ये प्रैक्टिकल होते भी, लड़के नहीं मानते, उनको फील्ड में दौड़ा करके शांत करा जाता है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी अपना महत्व यही है कि लड़का जब खेलेगा कूदेगा तो उसके अंदर की जो एक्सेस एनर्जी है, जो डिस्टर्ब कर रही है, वो बाहर चला जाएगा और लड़का स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्पॉन्टेनिटी के पीछे फैक्टर लॉस इन एनर्जी। और सेकेंड फैक्टर जो स्पॉन्टेनिटी के साथ जुड़ा हुआ है वो है एंट्रोपी। अब इस एंट्रोपी, ये कुछ वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे हमने अंग्रेजी में ऐसा कोई वर्ड पढ़ा नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी जैसा वर्ड साइंस में ही हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है, अंग्रेजी भाषा में सब बहुत कम मिलता है। तो एंट्रोपी क्या है? Entropy is the measurement of randomness of a system. Entropy is the measurement of randomness of a system. Randomness of a system. एंट्रोपी किसी सिस्टम के रैंडम होने का मेजरमेंट है कि सिस्टम कितना रैंडम हो रहा है। अब यहां लॉस इन एनर्जी होगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और यहां क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यहां देखिए, इस फॉर स्पॉन्टेनिटी एसेंशियल क्या है, बात क्या है, फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। एंट्रोपी का मतलब उसको आजादी, वो जहां चाहे वहां जा सकता, जो चाहे वो कर सकता, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहां हम लोग एक चीज देखते हैं, फॉर स्पॉन्टेनिटी में एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। जैसे हमने इंक को जब पानी में डाल दिया तो क्या हुआ, इंक पानी में फैल गया, अर्थात वो अपनी एंट्रोपी को बढ़ाने का प्रयास किया, और एक स्पॉन्टेनियस इवेंट है। फैलना हमेशा स्पॉन्टेनियस है, सिकुड़ना हमेशा क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो खुद ब खुद फैलता चला गया, क्योंकि उसको आजादी मिली है घूमने की, वो कहीं भी जा सकता है, आजाद है, इज द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अब स्कूलों का डिसिप्लिन जो है वो सामान्य रूप से आप इस टॉपिक के दायरे में है और ये समझना जरूरी है। स्कूलों में डिसिप्लिन लगाना बहुत मुश्किल काम है। कारण क्या है, बहुत सीधा कारण है, क्योंकि आजादी छीनी जाती है लड़कों की। अब आपको चुप रहना है, बात नहीं करना है, खामोश रहना है, और जो पढ़ाई हुई है उसको सुनना है। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तो क्या हो, तो लड़का इधर उधर की बात करेगा, होगा या नहीं होगा। तो ये रैंडमनेस जो है इंक्रीज करने की कोशिश स्पॉन्टेनियस होती है,
अब यहाँ इसलिए स्कूलों का डिसिप्लिन बनाना बहुत ही मुश्किल था। एक तो लड़कों की एनर्जी काफी होती है, अब वहां उसको उसके रेंडमनेस को तोड़ना, उसको एक निश्चित दायरे में लेके चलना, वो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो यहां हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ये रेंडमनेस, अब आप सोचिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी स्कूलों में छुट्टी का संदेश देना होता है, इंफॉर्मेशन देना होता है, तो आप एक बात समझिए कि हम लास्ट पीरियड में इंफॉर्मेशन क्यों देते हैं? हो सकता है भूल जाए, हम मॉर्निंग असेंबली में ही बता दें भैया कल छुट्टी है, आप मत आइएगा। होगा क्या इसका असर? इसका असर ये होगा कि कल जो है फुल रैंडमनेस लड़के को मिल गया कि कल वो पूरा आजाद है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई टीचर नहीं, तो पूरा का पूरा आजाद होगा कल। अब इस बात को ये प्लानिंग मिलेगा कि कल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो दिन भर अपनी प्लानिंग बनाता रहेगा और पढ़ाई लिखाई क्या होगी, बंद हो जाएगी। और इसलिए एंट्रोपी जहां मिल रही हो छुट्टी, तो उसको हमेशा आखिरी पीरियड में बताया जाता है। चलो एक ही पीरियड मेरा जाएगा, 7 पीरियड तो तुम पढ़े। तो बहुत सारी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो साइंस के दायरे में चलती है। अब हमको अपना दिमाग लगा के समझना है कि क्या क्या चीजें साइंस के दायरे में आ रही है, कौन ह्यूमन बिहेवियर का कंप्लीट व्याख्या साइंस के रास्ते किया जा सकता है, ये मेरा कहना है। तो आप देख रहे हैं कि लॉस इन एनर्जी क्या होगा? अगर एनर्जी लॉस करेगी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। हम क्लास में जाके कहें अच्छा ठीक है बच्चों आज पढ़ाई नहीं होगी, तुम ऐसा करो आपस में बात करो, सारे लड़के खुश होंगे, इसलिए खुश होंगे कि उनको आजादी मिल गई। अब आजादी मिली है इसलिए प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अब बाकी बातें क्या है, हम कि न पढ़ने का क्या परिणाम होगा उतना सोचना उनके बस का नहीं है, या उसमें सोचने वाले पढ़ते ही हैं। तो लेकिन प्रोसेस क्या होगा, आपको स्पॉन्टेनियस तो हो ही जाएगा, बातचीत तुरंत शुरू होगा। तो देयर आर द थिंग्स ओके गाइस फॉर इन दिस एपिसोड, थैंक यू।